चलिए लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो मोशन इन अ प्लेन में हमने पढ़ा वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या हैं, और वेक्टर्स में हमने पढ़ लिया था डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस भी पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था भाई? अब क्रॉस प्रोडक्ट पे अगर हम लोग चलें तो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर ही मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम वैल्यू तो क्या भी बोलते हैं भाई? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके क्या देता है? वेक्टर ही देता है। अब अगर मैं कहीं पे लिखा हो ए वेक्टर और उसके बीच में बी वेक्टर और बीच में क्रॉस हो तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे पढ़ेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, अरे एक सेकेंड, आप में से कितने बच्चे ऐसे जिसने टेस्ट नहीं दिया था? खड़े हो, बाहर आओ, बाहर आ जाओ सब। बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठो जल्दी जल्दी भाई। भाई अंदर हो जाओ शिवा। आपकी क्लास, आप सबने टेस्ट नहीं दिया ना, आपकी क्लास नहीं होगी। पेरेंट्स की इंटीमेशन थी आप में से किसी की मेरे पास या सर के पास? क्या, किससे बात कराई थी? क्या 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 भेजा था भाई? इधर आओ ना एक बार। क्या भेजा था? मम्मी से भिजवाया था कि फंक्शन में जाना हो। और क्या निहारिका? तो फिर ऑल्टरनेटिव टाइम पे क्यों नहीं देने आए आप टेस्ट? किसी और टाइम पे क्यों नहीं देने आए टेस्ट? पूछा था आपने? क्या आपने बस बोला कि मैं नहीं आऊंगी? आपने क्या होगा था? भाई इनमें से कितनों के ऑडियो आ गए थे क्लास से पहले पेरेंट्स के? हाँ सुनाओ एक बार, सुनाना। और अरे भाई आपका ऑडियो आया क्या पेरेंट्स का? तो जहाँ गए थे वहाँ नहीं चलता फ़ोन? फिर क्या इतने बिजी थे? क्या फंक्शन था? कि शादी थी क्या आप ही की? फिर किसकी थी? अच्छा, फंक्शन भी पता नहीं आपको एग्जैक्टली क्या था? कुछ कुल देवता वगैरह का। सुनाओ।
टेस्ट तो देंगे नहीं ये दोबारा। चलिए ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो, हाँ इनको जाने दो बारे, गेट बंद कर देना। अगर कहीं पे लिखा हो ऐसा कुछ करके तो इसका मतलब है कि ये लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या लिखा है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर साइन, मतलब ए बी साइन थीटा बेसिकली। लेकिन इस तरीके से करने से एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है? क्या मैंने आपको बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है? हाँ। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो एक तरीका क्या है? ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा से तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसका एक और तरीका है और वो ज्यादा चलता है, और उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कि है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 10 के कैप, और एक बी वेक्टर है मान लो आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस क्या निकालना है? बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस क्या निकालना है? तो इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें निकालना है आई कैप, यहाँ पे लिखना है जे कैप, यहाँ पे लिखना है। ये मेथड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? मैथमेटिक्स के द्वारा। ठीक है, तो जैसे आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना, तो पहले ऊपर कौन आएगा? ए, फिर नीचे कौन आएगा? बी। अगर आपको निकालना होता बी वेक्टर, हाँ, तो यहाँ पे एक और बात आती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है किसके? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है बिल्कुल। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बजाय बी वेक्टर, जिसको भी रोटेशनल मोशन याद है, ऑल तो वहां पे हम रिवाइज करेंगे। जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो उंगली ऐसे घूमेगी, और बी वेक्टर क्रॉस ए करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी में अंगूठा मेरा इधर आ रहा है और बी ए में अंदर, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? बस ऑपोजिट, जिसकी वजह से माइनस आ जाता है। अब बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। बी के जो कॉम्पोनेंट्स हैं लाइक 2, 1 और -10, सॉरी ए के, और बी के कितने? 1, 5 और 5। एक छोटी सी टेक्निक है बस याद रखनी है। पहले आपको क्या लिखना है? आई कैप, इसको इससे मल्टी, क्या टेस्ट यही रखे हैं? पता नहीं भाई, ढूंढना पड़ा, आप ढूंढ लो, मिलते हैं तुम्हें ले लो। हाँ हाँ ठीक है। पहले क्या है हमारे पास? बोलो 5 माइनस 5 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा? -50। जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्चुअली में क्या आता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं इसको रिवाइज। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में होता क्या है? माइनस होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? -50। फिर आता है माइनस जे, क्या आता है? आई और के आगे प्लस आता है, जे के आगे माइनस। इसको छोड़ दो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो -10। फिर आता है कौन हमारे पास? प्लस के। इसको छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 10, और इसको इससे करो तो 1 आ जाएगा माइनस में। अब जो भी आएगा उसको आप लिख दो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? बोलो, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया तो 55 आई कैप। यहाँ पे क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 20, लेकिन बाहर माइनस है तो -20 जे कैप। यहाँ पे आ गया 9 प्लस का, तो प्लस 9 के कैप आ गया। अब ये हमारे पास स्केलर फॉर्म में आया या वेक्टर फॉर्म में आया? क्योंकि आई जे के साथ चल रहा, तो मतलब कौन सा फॉर्म है? मान लो आपको मैग्नीट्यूड निकालने को बोला तो वो तो आपको आता ही है, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और के साथ वाले का स्क्वायर। सही क्या? ऑल्दो इसमें एक और तरीका होता है, वो है क्लॉक रूल, पर मेरे हिसाब से क्लॉक रूल ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम वैसा तरीके से करके डिटरमिनेंट से करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप 10th क्लास में 12th क्लास में जाओगे तो आपको क्या पढ़ना ही है? मैथ्स में डिटरमिनेंट निकालना। तो ये वैसे ही आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। तो आज तक इतिहास में बहुत ही कम बच्चे हैं, हाँ एंट्रेंस वाले जो बच्चे होते हैं वो क्लॉक रूल फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है, बट वो कब लगेगा कम? जब प्रैक्टिस होगी उसकी। क्या होगी? अगर प्रैक्टिस नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। याद होगा आई जे में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अभी के लिए वो टॉपिक हम छोड़ते हैं, ठीक है। अब मोशन इन अ प्लेन में
या जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या मोशन इन 2 डायमेंशन है वो एक्चुअली अब शुरू होता है, क्योंकि अभी तक हम वेक्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे। हमने जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को क्या बोल रहे थे? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को क्या बोल रहे थे? एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हम आ गए हैं मोशन इन प्लेन में, तो हर चीज 2 एक्सेस पे चलेगी। कौन कौन सी? एक्स एक्सेस और वाई। एक्स और वाई क्यों? वाई और जेड क्यों नहीं ले सकते हैं? जेड और एक्स क्यों नहीं ले सकते हैं? लेकिन हमारी किताबें पढ़ाई किससे करती हैं? एक्स और वाई से, तो इसलिए हम सारी पढ़ाई एक्स और वाई से ही करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, जिसको अभी तक हम एस बोला करते थे, अब वो 2 डायरेक्शंस में चलेगा। एक कौन सा? एक्स, और एक कौन सा है? अब अगेन अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करूंगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का अंडर रूट। कोई बताएगा ये कहां से आया? या तो कह लो पाइथागोरस थ्योरम, या कह लो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जो क्या कहता था? आई के साथ वाले का स्क्वायर विच इज एक्स एक्सिस और जे के साथ वाले, कैसे मर्जी कर लो, बट ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्क्वायर को ऐड करके अगर हम क्या कर दें? अंडर रूट कर दे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल जाएगा? ऐसे ही जो वेलोसिटी थी इनिशियल, जो कि हमारे लिए यू हुआ करती थी, अब वो क्या हो जाएगी? यू एक्स और यू वाई। यू एक्स क्या है? एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, और यू वाई क्या है? वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। टोटल इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होगी तो यू एक्स का स्क्वायर प्लस, सिमिलरली अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी 2 डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, और ऐसे एक्सेलरेशन भी 2 डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। कौन कौन? एक्स और वाई। टाइम क्यों नहीं बटा? क्योंकि टाइम एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वो एक्स और वाई दोनों में सेम चलेगी। आओ उसको मैं अगर एक छोटे से एक बात से समझाऊं आपको कि लेट अस सपोज हमारे पास यहां पे एक प्लेन है, और ये प्लेन कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला, ऐसे करके चला, ठीक है ना? तो उसने क्या एक्स और वाई दोनों एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला। क्या ऐसा कहते हैं कि एक्स में वो यहां था, अब वो यहां आ गया, तो एक्स में वो इतना चला है? कैसा कहते हैं कि वाई में वो यहां था, अब वो यहां आ गया है, तो वाई में वो इतना चला है? ऐसा कह सकते हैं क्या? बोलो। तो एक्स, पेरेंट्स से बात हो गई सबके? क्या सबके 2 बच्चे टेस्ट देने वाले कितने बच्चे हैं? 3। बाकी वो टेस्ट नहीं देना। क्या? नहीं बाकी तो नहीं देना भाई, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। पता नहीं, क्या पता वहां पे भी लेके आऊं, क्या पता वहां पे भी लेके आऊं, लैपटॉप वगैरह में दे दो। क्या हुआ? हाँ तो आओ ना भाई, बैठो ना। और ये पीछे क्यों खड़ा है? इसकी बात, इन दोनों की बात होगी। अच्छा ठीक है। तो क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग चले? क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम डिफरेंटली चले या सेम चले? डिफरेंटली। आप देख सकते हो एक्स पे हम थोड़ा कम चले अगर ये सेम स्केल है, और वाई पे हम लोग ज्यादा चले। अच्छा, अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो हम एक्स पे और वाई पे कम चलो, यानी जब हम मोशन इन प्लेन में चल रहे हैं तो हम एक्स और वाई को डिफरेंटली कवर करते हैं, चाहे ये वेलोसिटी के लिए हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे वो एक्सेलरेशन के लिए हो। बट टाइम, क्या टाइम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए डिफरेंट नहीं होगा, इसलिए आप उसमें हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं। ऐसी हमारे पास कितने इक्वेशंस हुआ करती थी मोशन की? पहली इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो क्या बन जाएगी? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, और ऐसे ही एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ, और y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? वो बन जाएगी वी एक्स का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू एक्स, और ये v ये इक्वेशन बन जाएगी। सही क्या? अब इसके बाद अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता, हम करेंगे असाइनमेंट में तो, बट मेनली जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अब वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, अब वो एक्स एक्सिस में। और मैंने आपको एक सलाह दी थी, दोबारा से दूंगा, जब भी आप मोशन इन प्लेन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो
तो हमेशा एक्स एक्सिस का डेटा अलग लिखो, वाई एक्सिस का डेटा अलग लिखो। 6 पहले हमारे पास 3 इक्वेशन हुआ करती थी, अब काइंड ऑफ 6 हो गई हैं। 6 में से कौन सी इक्वेशन लगा के आपको आपका एप्रोप्रिएट चीज मिल जाएगी वो लगा दो। यानी एक्स एक्सिस का डेटा अलग रखो और वाई एक्सिस का। बड़ी अच्छी बात ये होती है इन क्वेश्चंस में कि एक्स एक्सिस का जो डेटा है वो वाई एक्सिस के डेटा को अफेक्ट नहीं करता है। सही है क्या? अच्छा बात बताओ, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके बिल्डिंग से फेंका तो एक्सेलरेशन एक्स में और वाई में क्या रहेगा? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि मैंने जब उसको फेंक दिया, अब मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं क्या? तो जब कोई फोर्स नहीं होती तब एक्सेलरेशन 0 रहता। लेकिन क्या वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा? कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जी। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस जी, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस जी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास कौन सा मोशन? क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, कौन से डायरेक्शन से? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक सर्टेन एंगल पे जा रही होती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आप अभी फ्लोर कह लो या ग्राफ के हिसाब से एक्स एक्सिस कह लो। क्या कह लो? अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके रिस्पेक्ट से मैंने इसे एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी दे दी जो थीटा एंगल पे थी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन करेगा उसका नाम होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो ये पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को क्या कहा जाएगा? पैराबोलिक पाथ। और इस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा प्रोजेक्टाइल। क्या कहा जाएगा? इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स में क्या हम लोग जैवलिन थ्रो बोल सकते हैं? क्या हम लोग बैडमिंटन खेलना बोल सकते हैं? क्या हम लोग लॉन टेनिस खेलना बोल सकते हैं? क्या मिसाइल लॉन्च होना एक टैंक से बोल सकते हैं? रॉकेट लॉन्च नहीं कह रहा हूं, मिसाइल लॉन्च कह रहा हूं। बोल सकते हैं क्या? क्या दो दोस्त ऐसे कैच खेल रहे हैं, हो सकता है क्या? बोलो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अगेन अपने बिल्डिंग से खड़ा होकर बॉल को सीधा फेंकता हूं तो क्या ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा? यस, क्योंकि इस केस में हमने हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पे फेंक दिया। कितने फेंक दिया? बट अभी भी वो पैराबोलिक पाथ कवर कर सकता है। अच्छा अगर मैं ये फ्लोर है और यहां पे एक बॉल है, अब इसको अगर मैं सीधा फेंकता हूं तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। अच्छा लेकिन आगे जाके यहां पे फ्लोर खत्म हो गया, आगे जा रही है बॉल, आगे जा रही है बॉल, आगे, फिर यहां पे जाने के बाद तो किसके पास वेलोसिटी थी? बॉल ऐसे आई, तो क्या अब ये प्रोजेक्टाइल है? लेकिन यहां पे ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, मोशन इन अ। हाँ, तो आपको समझना है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ जाता है तो उस केस में जो उसके पास क्या रहता है? वेलोसिटी रहती है, एक्सेलरेशन रहता है, हाइट रहती है, टाइम रहता है, वो सब हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशन है जो आपको याद रखनी होंगी। सबसे पहली बात आपको मान के चलना है कि एयर ड्रैग नहीं है, एयर ड्रैग। सेकंड चीज आपको मान के चलनी है कि जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, विच इज 9.8 और 10। आपको ये मान के चलना है कि अर्थ घूम नहीं रही है, और आपको ये मान के चलना है कि अर्थ फ्लैट है। ये चारों चीजें आपको जो है वो क्या मान के चलना है? कांस्टेंट या एजम्पशन। सबसे पहली चीज हवा नहीं है, दूसरी चीज जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तीसरी अर्थ फ्लैट है, उसका कोई कर्वेचर नहीं है, और चौथी अर्थ रोटेट नहीं कर रही, अर्थ। हाँ, हाफ प्रोजेक्टाइल वैसे देखो हम बोलने को बोल सकते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल, ताकि आपको याद आए कि हाफ, बट हाफ प्रोजेक्टाइल वैसे कोई वर्ड नहीं है। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल। हाँ, हम ऐसे समझ नहीं कह सकते कि अगर मैंने बिल्डिंग से फेंका तो वो ऐसे ना जाने के बजाय ऐसे जा रहा है तो वो कौन सा मोशन है? हाफ प्रोजेक्टाइल, बट वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। बात समझ आई? अब इसको पढ़ने से पहले हमने यहाँ पे एक चीज सीखी थी और वो था वेक्टर्स को 2 हिस्सों में कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये वैसे आपको मैं परसों बता चुका हूं, तो जो भी थीटा के साथ वाला होता है वो कॉस होता है, और जो भी सामने वाला होता है वो साइन होता है। थीटा के, अब अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ वाला, और ये सामने ये तो ये क्या हो जाएगा? साइन। इसके बात कर चुके हैं तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं और शुरुआत करते हैं किससे? प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी होगी कि हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपको समझ में आया कि नहीं।
सबसे पहली बात, मैंने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी u, एक u इनिशियल वेलोसिटी दे दी, तो क्या इसके दो टुकड़े हो सकते हैं? एक हो जाएगा ux और एक हो जाएगा क्या ये थीटा के साथ वाला है? तो क्या ux हमारे लिए u cos थीटा हो जाएगा? और क्या ये y वाला थीटा के सामने वाला है? तो क्या ये u sin थीटा हो जाएगा? तो ax क्या हो जाएगा? क्यों? प्रोजेक्टाइल में हम उसको फेंक देते हैं या हम उसको एक प्रकार से कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करते हैं? अच्छा, अगर मैंने एक मिसाइल को लॉन्च किया जिसमें पीछे से धुआं निकल रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन मैंने एक मिसाइल को बस थ्रो किया, एक बॉम्ब को मैंने थ्रो किया एक टैंक से, तो वो एक प्रोजेक्टाइल है। अगर मैं दिवाली का रॉकेट ऐसे जला रहा हूं तो क्या वो प्रोजेक्टाइल है? लेकिन अगर मैंने दिवाली के रॉकेट को हाथ से पकड़ के बिना जलाए बस ऐसे फेंका तो क्या प्रोजेक्टाइल है? तो क्या प्रोजेक्टाइल में हम बस उसे इनिशियल फोर्स देते हैं, कॉन्टिन्यूअस फोर्स देते हैं? अब अगर उसे इनिशियल फोर्स देंगे तो मेरे छोड़ने के बाद मस्कुलर फोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है, वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगती है? नीचे की तरफ। और अगर वो नीचे की तरफ लगती है तो एक्सेलरेशन सिर्फ कहाँ रहेगा? वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल में हमेशा क्या रहेगा? 0। हाँ, अगर कल को बड़े हो जाए और एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करना शुरू कर दें तो क्या तब एक्सेलरेशन इंक्लूड होगा? यस, अभी तो नहीं है। और वाई डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं तो +g, नीचे जा रहे हैं तो -g। सही। एक बच्चे का सवाल है, अगर अर्थ घूम रही होती तो क्या फर्क पड़ता? क्या ही फर्क पड़ता? पहली बात तो ये बच्चा तो पुराना है, इसको तो पता होना चाहिए, ये तो इसने पढ़ा होगा, पहले वाले बैच में भी हमने पढ़ाया था। अगर अर्थ घूम रही होगी तो क्या होगा? वो मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा या मोशन इन 3 डायमेंशन हो जाएगा? क्योंकि वो एक्स वाई के साथ साथ z डायरेक्शन में भी चलने लगेगा। कैसे? अगर मैं एक बॉल को फेंकता हूं ऐसे, बोलो, बहुत ध्यान सुनना, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका ऐसे कैमरे की तरफ, पर धरती तो घूम रही है, तो क्या कैमरा घूम के उधर आ जाएगा? मान लो उतनी जल्दी नहीं आएगा, बट ऐसे तो इमेजिन करना पड़ेगा कि धरती अगर घूम रही है तो कैमरा घूम रहा है, तो क्या घूमने से ये प्रोजेक्टाइल एक्चुअली कैमरे के डायरेक्शन में गिरने के बजाय थोड़ा साइड में गिरेगा? तो ये एक्स वाई तो चल ही रहा था, क्या इसने जेड भी चल लिया? बोलो। चलो, अगर जेड वाला कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में लेके जाता हूं तो एक्स वाई तो चल ही रहा है, अब मैंने जहां उसे सीधा डायरेक्शन में फेंका था क्या वो उधर गिरेगा या उससे हटके गिरेगा? बिकॉज अर्थ क्या कर रही होगी? तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा वो एक्चुअली एक प्लेन में नहीं दौड़ रहा होगा। कहां दौड़ रहा होगा? छोड़ो, वो एक प्लेन में तो नहीं होगा, तो वो मोशन इन अ प्लेन कहीं ना कहीं कंसिडर ही नहीं होगा। तो इसलिए हम अर्थ के रोटेशन, अच्छा अब हम अर्थ के रोटेशन को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आंसर है नहीं यार, अर्थ को पूरा अपने एक्सिस पे घूमने पे 24 घंटे लगते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपने यहां से एक बंदूक से क्या चलाई और उससे अपने टारगेट पे जाने पे मान लो 24 घंटे लग रहे हैं, बोलो, तो एक्चुअली वो घूम के वापस वहां आ चुका है, एक चक्कर लगा रहा है, फिर जाके लगाया वो उस पर। चलो मान लो मैंने यहां से गोली फायर की बंदूक से और उसको 12 घंटे लगे, तो एक्चुअली क्या 12 घंटे में तो मैं घूम चुका हूंगा, तो क्या वो गोली मुझे वापस आके लग जाएगी? क्योंकि मैं धरती के क्या हूं? कांटेक्ट में, तो मैं भी धरती के साथ घूमूंगा, लेकिन गोली नहीं घूमेगी धरती के साथ। क्यों? क्योंकि गोली धरती का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हवा में है वो। समझ गए? बोलो। बट कौन सी चीज को 12 घंटे लग रहे हैं यहां से वहां जाने में, और जिसको आपने फेंका है, ऐसी कौन सी चीज है भाई जिसको फेंका है आपने और 12 घंटे लग रहे हैं जाने में? तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और दैट इज वाई अर्थ का रोटेशन हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्टाइल में पहली जो चीज निकालनी है वो है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या मैंने आपको बोला कि जब एक प्रोजेक्टाइल दौड़ता है तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है? आई होप आपको मैथ्स ने सिखाया हो कि कोई भी ग्राफ पैराबोलिक तब होता है जब y एज द फंक्शन ऑफ x² हो और x इज द फंक्शन ऑफ y² हो। अगर y एज द फंक्शन, मैंने y इज इक्वल टू x² लिखा है, लेकिन मेरी भावनाएं समझ गए ना आप? y एज द फंक्शन ऑफ x² हो और x एज द फंक्शन ऑफ y², तो इस केस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, कोई भी मोशन होगा, वो पैराबोलिक होगा। क्या होगा? अगर आप घर जाके y इज इक्वल टू x² का ग्राफ बनाओगे तो क्या आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा? और अगर आप x इज इक्वल टू y² का ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? x इज इक्वल टू y² का ग्राफ क्या आपको ऐसा मिलेगा? लेकिन क्या वो पैराबोलिक होगा?
इसी में अगर आप क्या लगा दो माइनस, तो ग्राफ ऐसा, मतलब पॉइंट को समझना है कि अगर y एज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर हो, क्यूब नहीं होना चाहिए, पावर 4 नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर हो, मैक्सिमम पावर, डिग्री बोलते हैं जिसको, तो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसमें y एज द फंक्शन ऑफ क्या है, x स्क्वायर, तो ग्राफ क्या प्रूफ हो जाएगा, पैराबोलिक प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा? तो सबसे पहले हमने x की इक्वेशन लगाई, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x यू एक्स की जगह क्या डाला मैंने, u cos थीटा टी, हाफ ए एक्स की जगह क्या डाला हमने, 0, और t की जगह हमने क्या डाल दिया, t। तो 0 क्यों डाला, क्योंकि x एक्सिस में देयर इज नो एक्सेलरेशन। यहां से x इज इक्वल टू यू cos थीटा टी आ गया, t की वैल्यू निकाल ली क्या, x अपॉन। अच्छा, क्या मैं इस t की वैल्यू को y एक्सिस में पुट कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि टाइम तो सेम है। तो y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, y की जगह यू बाई की जगह u साइन थीटा, t की जगह और ए वाई की जगह, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अभी ऊपर जा रहा हूं या अभी तो मैं जनरल इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं, तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस माइनस, और x t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे y एज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर आ गया? तो अगर y एज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब है जो ग्राफ होगा, जो पाथ होगा, वो क्या होगा, पैराबोलिक। तो एग्जाम में ये डेरिवेशन बहुत कम आती है, लेकिन अगर आएगी तो दो तरीके से आएगी। पहला, प्रूव करो कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो पैराबोलिक होता है, या बोलेंगे डिराइव द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या हो सकता है किसी और भाषा में, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे करके ये आएगा। डन है? सही है। अब इसके बाद हमारा और क्या क्या टास्क है, हमें क्या क्या निकालना है? हमें एक तो निकालना है कि ये कितना ऊपर गया, जिसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। फिर हमें निकालना है कितना आगे गया, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसने हवा में कितना टाइम लगाया, जिसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, ऊपर जाना है, नीचे आना है, या टोटल कवर करना है? क्या जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक टाइम ऑफ एसेंट और एक टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है ऊपर जाना, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना। अच्छा, क्या ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम सेम होगा? क्यों? दो तरीके से बोल सकते हैं। एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड, जितनी काइनेटिक ने से फेंका, अगर उसको उतने से वापस आना तो सेम टाइम लेगा। नहीं तो बहुत आसान तरीका है, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से ये क्या होगा, u, और v क्या होगा, 0, और यहाँ पे u क्या होगा, 0, और v क्या होगा, सेम, और a क्या है, सेम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर v और u सेम है और a सेम है तो t भी क्या होगा, सही है क्या? मुझे नहीं पता आप में से कौन था, एक बच्चे को बोला गया था स्कूल में कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को यहाँ पे लिखने से पहले आपको प्रूफ करना हो कि वो बराबर भी। कौन था आपके में से? हो सकता है एब्सेंट हो, आप ही के बैच का बच्चा था जिसमें स्कूल में उस बच्चे ने डेरिवेशन करी थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि टीचर कह रहा है, क्योंकि 11th क्लास में आप सबको पता है लफड़े चलते हैं बहुत, कि मैम सर कहते हैं कि वैसे ही करो जैसे करना है। तो उस केस में अगर आपके स्कूल में पहले प्रूफ करवाया है कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर है, तब करना होगा। मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, 2 मिनट का काम है। पहले बात करते हैं ऊपर जाने के लिए, यानी कि एसेंट की बात करते हैं। एसेंट की बात करते हैं तो बताओ, v क्या होगा, 0, u क्या होगा, u, a क्या होगा, ऊपर जाते वक्त माइनस g, और ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया बोलो, u बाय g कितना आ गया। अब यहां पे क्या निकालते हैं, डेसेंट यानी नीचे आने का टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इस बार फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u, बिकॉज एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, जितने से फेंका है उतने से वापस गिरेगा। अरे बोलो, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, एक्सेलरेशन g, ऊपर से नीचे आ रहा तो प्लस में रहता है ना, और टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया बोलो, u बाई g, क्या हो गया। तो क्या फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से टाइम ऑफ एसेंट बराबर आ गया टाइम ऑफ डिसेंट के? ऑल दो इसकी जरूरत नहीं है मुझे लगता है, बट अगर आपके स्कूल में कराया है तो ऐसे करना है। सही है। न्यारिका, क्या उधर और भी कोई रह गया जिसकी बात चल रही है अभी? हाँ ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट
पहली बात तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा? अब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा और अगर दोनों बराबर है तो क्या मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 में टाइम ऑफ एसेंट लिख सकता हूं? ठीक है, अब हमारा मकसद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना नहीं है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। अब टाइम ऑफ एसेंट अगर निकालना है तो मुझे यहां से यहां जाना है बस। उसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं? फर्स्ट इक्वेशन वाई एक्सिस में वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इसमें वी वाई क्या होगा? 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो गई। लेकिन यू वाई क्या होगा? यू साइन थीटा, ये हम बात कर चुके हैं। ए वाई क्या होगा? माइनस क्यों? तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया? यू साइन थीटा बाय जी। क्या आ गया? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट 2 में टाइम ऑफ एसेंट है? अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 2 में टाइम ऑफ एसेंट है तो क्या आ जाएगा बोलो? 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ अच्छा मैंने यहां प्रूफ किया था वैसे पहले, अच्छा मतलब पहले भी कराया था, ये थीटा के रिस्पेक्ट में करा दिया, एक ही बात है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें, किसकी बात करें? हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा बताओ, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो मुझे एक्स एक्सिस की इक्वेशन लगानी होगी या वाई एक्सिस की? एक्स एक्सिस की, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? आर निकालना है। तो अब मैं यहां पे कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन अगर मैं यूज करूंगा तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर में x किसके बराबर हो गया? r के बराबर हो गया। तो r इज इक्वल टू x r के बराबर क्यों हुआ? रेंज निकाल रहे हैं ना, तो यू एक्स की जगह क्या डाल दिया? यू कॉस थीटा, टी की जगह टी मतलब टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? पूरी रेंज निकालनी है तो टाइम ऑफ फ्लाइट। और हाफ ए वाई ए एक्स की जगह क्यों? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 2u। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो आर क्या आ गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। क्या आ गया? इतना तो आप लोग समझदार हो, आपको पता है कि एग्जाम में कोई एक डेरिवेशन इसमें से पक्का आ रही है, चाहे वो पैराबोला आ रही है, चाहे वो टाइम ऑफ एसेंट आ रहा है, चाहे वो टाइम ऑफ डिसेंट आ रहा है, चाहे वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है, या वो मैक्सिमम हाइट आ रही है। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। अभी तो हमने निकाला आर, लेकिन अगर मुझे ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा दूर फेंकना है, सबसे, तो उसके लिए आर क्या लेना होगा? उसके लिए मुझे थीटा क्या लेना होगा? तो आंसर है 45 डिग्री। क्या लेना होगा? ऐसा कैसे? 45 डिग्री पे वो सबसे ज्यादा दूर क्यों जाएगा? और उसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम करना है तो बेसिकली मुझे आर को मैक्सिमम करना है, बेसिकली मुझे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी को मैक्सिमम करना है, बेसिकली मुझे साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना है। बोलो, अब साइन मैक्सिमम कब होता है? साइन 90 पे। तो 2 थीटा किसके बराबर आ गया? तो थीटा कितना आ गया? यानी अगर मैं किसी भी चीज को 45 पे प्रोजेक्ट करूंगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी। तो अगर आप शॉर्ट पुट प्लेयर हो, आप डिस्कस थ्रो वाले प्लेयर हो, या फिर आप जेवलिन थ्रो वाले प्लेयर हो, तो क्या आपके कोच आपको ये सिखाएंगे कि वो चीज कितने डिग्री पे फेंको? क्यों? आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज में बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो, जहाँ पे एक कमरे में बैठे बैठे वो ऐसे रॉड लगा रखी लोहे की और पीछे से वो जेवलिन थ्रो फेंक रहे हैं, वो टकरा के वापस आ रहा है। देखिए वीडियोस, तो आपने नोटिस किया होगा उसमें नीचे एंगल भी मार्क्ड है, तो वो 45 डिग्री पे मार्क्ड है और वो 45 से फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक कमरे के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक कमरे के अंदर। बेटा मैं आपको अगर फैक्ट बताऊं, आप कहोगे कि मैं इंडिया, हम लोग इंडिया से, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर भी हमारे नीरज चोपड़ा जी क्या ले आए? आपको पता होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो, एक इंडोर स्टेट में, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे बस। अब तो खैर उनके नाम पे यूनिवर्सिटी ने रोडों के नाम रख दिए अंदर, बट वो तो अब रखे ना, पहले तो क्या ही रिसोर्सेज थे उनके पास, जेवलिन तक नहीं थे अच्छे उनके पास। बताया उन्होंने अपने इंटरव्यू में, हवा में टूट जाया करते थे उनके जेवलिन। और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कंट्री, अंग्रेजों की वीडियो बता रहा हूँ मैं, कुछ कंट्री के लोग हैं जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक कमरा है, मतलब ये कमरा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उस वाले कमरे का वो छोटा वाला रूम समझ लो, उस कमरे के अंदर एक लोहे का सेटअप लगा रखा है, ऐसे रॉड है, पीछे गद्दी है, बंदा बैठ रहा है और ऐसे फेंक रहा है, वो रॉड पे जा रहा है, रेलिंग पर टकरा के वापस आ रहा है, फिर पकड़ रहा है, फिर फेंक रहा है, फिर पकड़ रहा है। क्या डेवलप कर रहा है वो? मसल मेमोरी, ताकि उसका हाथ दिन में अगर 500 बार ऐसे मारेगा
तो जब वो बिना उसके मारेगा तो भी उसके आदत पड़ जाएगी कितने डिग्री की। इसको मसल मेमोरी बोलते हैं, ताकि जब वो जाए अपना फील्ड में तो मसल मेमोरी कहे कि भैया तू तो ऐसे फेंकता है, ऐसे फेंक, तो 45 डिग्री की प्रैक्टिस। और वो सारा मीटर वीटर लगा हुआ है, वहां पे स्पीड आ रही है, कितनी स्पीड से वो फेंक रहा है, क्या इंपल्स है, कहाँ गलती करी उसने, छोटे छोटे डिटेल्स आ रही हैं। चलो खैर, तो थीटा कितना है हमारे पास, 45 डिग्री है। कितना है, 45, जहां पे हमें रेंज क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अब अगर बात करें हम लोग, कुछ सवाल, अब अगर बात करें हम लोग कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग एंगल्स पे फेंकूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी रेंज सेम हो जाए, तो आंसर है यस। वो एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री, तो दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो उस केस में हमारे पास रेंज जो है वो सेम आएगी। यानी कि अगर मैं एक को फेंकूं 10 डिग्री पे और एक को फेंकूं 80 डिग्री पे, एक को फेंकूं 50 पे, एक को फेंकूं 40 पे, 90, एक को फेंकूं 30 पे, एक को फेंकूं 20 पे और एक को फेंकूं, तो रेंज सेम आएगी। एक को फेंकूं 45 पे तो 45 पे हो गया, ठीक है ना, तो वो सेम आएगी। सही है क्या, बोलो। तो कहने का मतलब आपको समझना होगा कि जो रेंज है वो दोनों एंगल पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, अगर वो दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना। एक बार एक बच्चे के सवाल भी आया था, कोई सॉल्व नहीं करना था, उसमें बोला गया था कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 21 डिग्री पे मान लो और रेंज आई आर, कितनी आई, तो बताओ वो ये एंगल दे रखा था अपना 69 दे रखा है, तो बताओ कितना आएगा, तो आंसर है सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, बिकॉज दोनों का सम जो है वो क्या है, तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसका रीजन भी हमने यहां समझा रखा है। अगर थीटा है तो भी आंसर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आएगा। अगर 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। मैथ्स वाले लोग जानते होंगे साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो दोनों की रेंज क्या आ गई, सेम आ गई। अब बात करेंगे किसकी, मैक्सिमम हाइट की। किसकी बात करेंगे, अगर 88 हुआ और दूसरा 2 हुआ तो भी चलेगा ना, पर आप 2 डिग्री पे फेंकोगे कैसे, 2 डिग्री का मतलब तो 0 डिग्री पे ही फेंकना हो गया ना बेटा। हाँ, अगर आप फेंक सकते हो 88 डिग्री पे और 2 डिग्री पे, तो यस, रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। 88 डिग्री का मतलब लगभग 90 हो गया और 2 का मतलब लगभग वहीं गिरना हो गया, तो इसका मतलब वो वहीं गिरेगा। 88 और 2 डिग्री इज 0 एंड 90। 0 का मतलब फेंको ही मत, 90 का मतलब सीधा फेंको, तो वहीं गिर जाएगा, तो रेंज 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, मैक्सिमम हाइट। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना तो बेसिकली मुझे क्या निकालना होगा, y या x, कह रहा है yx, y निकालना होगा, x निकालना होगा, y। क्यों, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है, और हाइट कौन से एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, y पे। तो भैया कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, y की, तो y इज इक्वल टू, अब इतना अकल लगाओ कि y की हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, एक सेकंड और एक थर्ड, कौन सी लगानी है वो आपको देखना पड़ेगा, याद नहीं करना इनको। देखो क्या क्या डेटा हमारे पास है, बोलो। तो क्या y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी लग सकती है। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाता, वो वाली कौन सी, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वाई वाई। क्या ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, यस और नो बोलने से पहले समझ लेना, क्या ये इक्वेशन लगाई जा सकती है। बोलो, तो आंसर है क्या, हाइट निकालने के लिए आधा जाना है, तो वी वाई क्या हो गया 0, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ए वाई क्या है, वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपको याद होगा ये उस दौरान ये वाला फॉर्मूला तब करवाया था क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि सेकंड से कराओ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इससे भी हम कर सकते हैं। पता नहीं आपको ये बात याद है कि नहीं, इससे भी हो सकता है, शायद कराया भी हो दोनों से, नहीं, लेकिन इससे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वी वाई क्या है 0,
सिर्फ यही है, बाकी सब में ऐसा नहीं है। आप अगर मान लो किसी और में लगा के देखना नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं, बिकॉज यहां से आप फेंक रहे हैं तो वी वाई क्या हो गया 0, ये क्या हो गया बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी हाँ स्क्वायर हो गया ना, और ऊपर जाते वक्त माइनस जी, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और y हमारे लिए कौन है हाइट है, तो हाइट का फॉर्मूला आ गया, और ये हाइट का फॉर्मूला भी होता है। और एक छोटा मेथड भी है, बोलो आपकी चॉइस है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये वाले क्वेश्चन लगाता हूं तो यू वाई क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा हूं तो टाइम ऑफ क्या आएगा एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट ये दोनों सिमिलर हैं, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके माइनस कर लिया हाफ, वही आंसर आ गया। थोड़ा छोटा भी है कौन सा, तो वैसे भी परफॉर्म कर सकते हो, ध्यान रखना आपकी चॉइस है। किसी नॉर्मल पर्सन के प्रोजेक्टाइल एंगल को ग्राफ पे शो करना हो तो उसके एंगल शोल्डर से लेंगे। हाँ शोल्डर नहीं, शोल्डर से तो नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे, अब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि एग्जैक्टली मैं बॉडी पार्ट क्या बोलूँ आपको, लेकिन हाँ ऑब्वियस बात अगर आपने ऐसे फेंका है तो उसके वेलोसिटी वेक्टर का इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेंगे। अब वो एंगल शोल्डर का तो नहीं कह सकते, कलाई का भी नहीं कह सकते, बॉडी पार्ट से कौन सा एंगल बोलूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब उसे फेंक रहे होंगे तो जब उसके हाथ से कुछ चीज जाएगी तो उसका जो टेंजेंट होगा उसका हमारे एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल होगा वो लेना होगा। सही क्या, ठीक है। अब एक सवाल था एनसीईआरटी का कि ये देखो मैंने होमवर्क दिया था आपको, ये सवाल मैं कह रहा हूँ ना कुछ तो हुआ था कि होमवर्क दिया गया था कि थर्ड से घर से करके आना, जो कि नहीं किया होगा आप लोगों ने, तो बेटा मैंने करा दिया, देखो 8 महीने बाद आपको होमवर्क, ठीक है बेटा। अब शर्म तो आ नहीं रही। अब यहां पे सवाल आता है, अरे वो कहां रह गई भाई, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, आप पूरे साल मत आओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप पूरे साल मत आओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, पैसे टाइम पे पहुंच जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप पूरे साल पढ़ो मत पढ़ो, हम चिल्ला चिल्ला के मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या करें कितना पीछे भागेंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो हमें इरिटेशन होगी। रीजन आपको बताता हूं, हम टेस्ट लेते हैं सिर्फ 2% बच्चों के लिए, सिर्फ 2%, और उन्हीं के टेस्ट सबसे पहले चेक भी करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो आप गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहा हूं, 98% बच्चा पढ़ के नहीं आया टेस्ट के लिए, 98% बच्चा पढ़ के ही नहीं आता है टेस्ट के लिए। और जबकि बच्चा टेस्ट के लिए पढ़ के नहीं आता ना, तो उसके टेस्ट चेक करना बहुत इरिटेशन वाला काम होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ना टाइम लग रहा होता है, और जब टाइम लगता है तो बंदा इरिटेट होता है कि ये तो पढ़ के आया नहीं है नमूना, तो इसका भी हम टेस्ट चेक कर रहे हैं, संडे को आके ड्यूटियां भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ के आ रहे। हम वो फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब आप टेस्ट नहीं देने आते हो, और उसका रीज़न भी कुछ बढ़िया रीज़न नहीं होता। देखो शादी में फंक्शन में जाना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये वैलिड रीज़न नहीं है। वैसे आज से 10 साल पहले अगर आप रीज़न देते तो मैं हो सकता आपकी बहुत बेइज्जती भी करता, आपकी खाल उखाड़ देता, हो सकता चांटे वाटे ही मार देता, लेकिन ज़माना बदल चुका है। अब हम 2024 में खड़े हैं, बच्चा डांट कहाँ ही सुनता है, उसको लगता है कि ये जो सामने खड़ा है वो तो बेवकूफ़ है, हमारे माँ बाप तो बेवकूफ़ हैं। आप मुझे बताओ, फंक्शन में जाना ये कोई वैलिड रीज़न है टेस्ट की छुट्टी मारने का? फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इतने लौटे हो चुके हो कि आप घर पे अकेला जिंदा रह सको। छोटे बच्चे नहीं हो LKG के आप, कि माँ बाप के साथ घुसना ही है हर जगह। और बुखार है तो क्या हुआ भाई, टेस्ट नहीं दोगे आके बुखार में आप? हमने बुखारों में क्लास नहीं ले रखी क्या? तो फिर आपके टेस्ट क्यों नहीं देते बुखार में आके? अनटिल अनलेस कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है आपको, तो क्यों नहीं देते आप टेस्ट आके? जो छूने से फैल जाए, जो खांसने से फैल जाए, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो मत आओ, बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन बुखार में आप टेस्ट देने नहीं आ रहे। संडे है जी, हम तो कहीं थे, टेस्ट देने नहीं आ रहे जी, हमारे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी। अरे भैया ये क्या रीजन है? और अगर चलो मान लो थी भी, तो फिर दोबारा कोई ऑल्टरनेटिव टाइम पर टेस्ट नहीं दोगे क्या आके? हम अगर छुट्टी लेते हैं, संडे को क्लास नहीं लेते क्या? क्योंकि हमें पता है क्लास की अहमियत क्या है। घर जाके कैलकुलेट करें ना, पूरे साल में कितनी छुट्टी ली है हमने, आंसर एक भी नहीं ली होगी, क्योंकि जो ली होगी पढ़ा दिया होगा संडे को।
और एहसान नहीं किया हमने, आपका पैसे लिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आपकी भी तो है कुछ। ऐसी शक्लें बनी हुई थी टेस्ट के दौरान जैसे पता नहीं क्या ही सवाल आगे रख दिया हो। एनसीईआरटी के सवाल दिए थे टेस्ट में, खाली बैठे हुए हैं, डिजाइन बना रहे हैं। 11th का बच्चा फिजिक्स के पेपर में डिजाइन बना रहा है, जहां टाइम नहीं मिलता बच्चे को, इतनी कैलकुलेशन, इतना कुछ, मुंडी ऊपर नहीं होनी चाहिए उसकी। मजाक बना रखा है। कौन समझाए मां बाप को भी कि बच्चा ही नहीं पढ़ रहा, इसमें करें भी क्या, और ऑप्शन क्या है। परसों 12th की बच्ची आई, डांट दिया उसको, पेरेंट्स का फोन आ गया। वो भी तो नहीं कर सकते ना आजकल यार, वो भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बर्दाश्त नहीं होता आजकल बच्चों से। अभी मैंने बात बोल दी, आपको में से कुछ को लग गई होगी बुरी, बट क्या करें यार, मतलब मैं पता हो आप, या तो साफ बोलो कि सर टेस्ट में हम नहीं पढ़ के आ रहे, हम दे ही नहीं रहे, हम चेक तो ना करें ना। दो बच्चों ने टेस्ट में रीजन पता है क्या दिया था मुझे, कि हमारा घर बड़ा दूर है, हम नहीं आ सकते। अबे तो क्लास में नहीं आता क्या, टेस्ट में क्या मौत पड़ गई। एक ने तो क्या रीजन था, ट्रैफिक होएगा। नहीं व्यायाम तो आया था टेस्ट देने। हाँ ये तो नहीं, ये तो क्लास का था, वो तो शायद कोई क्लास थी उस दिन। टेस्ट में तो आता है ये बच्चा हर बार कि ट्रैफिक होगा जी। अरे तो भैया मैं क्या करूं, अपने होशो हवास में लगाई थी ना ट्यूशन इधर, ये हम जबरदस्ती घर से पकड़ के लेके आए थे कि भैया दूर से इधर आ। जो टेस्ट नहीं देगा आज के बाद, ध्यान रखना, आज तो हमने फोन पे बात करके बैठा दिया है, जो टेस्ट नहीं देगा उसे मैं क्लास में नहीं बैठाऊंगा, चाहे कोई भी वैलिड रीजन हो। अगर कोई बहुत वैलिड रीजन है तो नेक्स्ट डे पे टेस्ट देना है, लेकिन सेम डे पे टाइम लेना है। टेस्ट के टाइम से पहले ऑडियो आना चाहिए कि हम टेस्ट क्यों नहीं देने आ रहे पेरेंट्स का। और मैं फिर बोल रहा हूं, वैलिड रीजन, बुखार वैलिड रीजन नहीं है, हम माँ बाप के साथ घूमने गए हैं वैलिड रीजन नहीं है, हम ट्रैफिक में नहीं आ सकते वैलिड रीजन नहीं है, संडे को हमें झूले झूलने जाना होता है वैलिड रीजन नहीं है। वैलिड रीजन का मतलब है घर में कोई बड़ी मिसहैपनिंग हो गई, आपके अंदर कोई बीमारी डायग्नोस हुई है जिसमें कैंसर, एड्स, पोलियो ये सब आता है, तो फिर भी चलेगा। हम कहेंगे आज मत आओ, कोई बात नहीं, कल आ जाइयो, दवाइयां ले ले, कल आ जाइयो। ये वैलिड रीजन, और कोई वैलिड रीजन नहीं है। ये बात ध्यान रखना। अभी कल मैं टीचर के साथ रात को था एक मीटिंग में, आप शायद जानते होंगे, तरुण सर हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, पहले पीडब्ल्यू में थे, अब संकल्प भारत में आ गए हैं, काफ़ी फेमस टीचर है वैसे तो। उनके साथ मैं रात को था तो मेरी यही बात चल रही थी, मैं आपसे भी कितनी बार कर चुका हूँ कि मेरा मन ही नहीं करता अब दिल्ली में बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि बच्चों में वो चाहत ही नहीं है पढ़ने की। आप में से अभी देखना 5% बच्चे हैं ऐसे जो एक्चुअली में, 5 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 3%, 2% ऐसे जो बच्चे टेस्ट के लिए पढ़ते हैं एक्चुअली, कि सर ने कल टेस्ट रख दिया मैं पढ़ लूं। जो मैसेज करते हैं कि सर हमारी ये टॉपिक की तैयारी नहीं हुई, सर हम एक दिन एक्सटेंड कर लें टेस्ट। जो जेन्युइनली एक दिन पहले आके डाउट पूछते हैं। खुशी ने आके डाउट नहीं पूछे, एकरा ने आके डाउट नहीं पूछे, इन्होंने आके डाउट नहीं पूछे, क्या नाम है इसका, सिमरन ने, और इसके साथ भी एक लड़की थी, कौन, वो प्राची, इन्होंने आके डाउट नहीं पूछे। क्या तुम लोगों को डाउट नहीं आए होंगे? अरे कैसे आएंगे, जब पढ़ाई की होगी तभी तो आएंगे। और अगर नहीं आए थे डाउट तो नंबर देखते हैं कितने आएंगे। पढ़ाई करने का भी तो एक तरीका होता है, 1 घंटा पढ़ना थोड़ी होता है टेस्ट के लिए। और ये इतिहास गवाह है, कभी भी बच्चा 90% से ऊपर एकेडमी के टेस्ट को सीरियसली लेता ही नहीं है, सिर्फ 10% बच्चा। और यही सच बताऊं तो रीजन है कि मेरा टेस्ट देने का मन नहीं करता। ये तो वो जगह कि सरप्राइज टेस्ट ले लिया जी, आज ही ले लिया, इज इक्वल टू आपको 1 हफ्ते पहले पता के लिया, इट्स ऑल सेम थिंग। चाहे मैं अभी टेस्ट ले लूं, चाहे 1 हफ्ता बता के लूं, एक ही बात है।
अब बस फर्क ये होगा, अभी अगर लूंगा तो आप बोलोगे कि सर ने सरप्राइज टेस्ट लिया था इसलिए हमारे नंबर नहीं आए। नंबर बराबर ही होंगे, वो बस वो गलती आप हमारे पे डाल दोगे, बस ये होगा और कोई फर्क नहीं होगा इसमें। अंदाजा भी नहीं है आपको क्या कंपटीशन है दुनिया में बाहर। 550 नंबर वालों को एडमिशन नहीं मिल रहे 700 में से, धक्के खा रहे हैं। नब्बे वालों को कुछ नहीं मिल रहा सीबीएसई में, 90 वालों को कुछ नहीं मिल रहा। 90% नंबर आप इस कमरे 5 में बच्चा ही लेके नहीं आएगा 12th में, उनको एडमिशन नहीं मिल रहे उनके मन चाहे कॉलेज में। गंदी शक्लें बना के ऐसे कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे जहां पे मन नहीं। 90%। और तुम्हें लग रहा है कि जीवन आसान है। जो टेस्ट नहीं देगा आज के बाद वो कोई टेस्ट नहीं देगा, वो क्लास में भी नहीं बैठेगा जब तक कोई वैलिड रीजन ना हो। ये सब अपने पेरेंट्स को बता देना, ये बात ध्यान रखो कि मैं आपको क्लास में नहीं एंट्री दूंगा अगर कोई वैलिड रीजन के बगैर आपने कोई भी टेस्ट मिस किया तो, चाहे एक चैप्टर का हो चाहे मॉक टेस्ट हो। वैलिड रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। क्या हो गया टाइम? 5 मिनट छोड़ो आज की नहीं आज का डे है? आज ऐसे ट्यूसडे है ट्यूसडे आपने 12th को भी शेड्यूल करा था थर्सडे को, थर्सडे को 12th को भी शेड्यूल करा क्या था टेस्ट। टेस्ट नहीं कह रहा, इनकी एक्स्ट्रा क्लास सोच रहा हूँ यार, एक्स्ट्रा क्लास क्या करें यार। अब हमें तो ख़त्म करानी है ना चीज़ें। थर्सडे लाइव का शेड्यूल करा था। थर्सडे को छुट्टी है क्या स्कूल की? किसके स्कूल जा रहे हैं अभी बच्चे? कौन कौन स्कूल जा रहे हैं? तो थर्सडे को मत जाना, थर्सडे को सुबह क्लास रखते हैं। आज ट्यूसडे है ना, तो थर्सडे को सुबह क्लास रखते हैं 3-4 घंटे की, जिसमें मोशन या प्लेन करा देंगे, उसका असाइनमेंट करा देंगे, फिर एक ब्रेक दे देंगे बीच में, और फिर अगला चैप्टर भी करा देंगे। कौन सा? लॉज ऑफ मोशन, और फिर उसका भी क्या दे देंगे? असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर घर शाम को नहीं आना होगा। फिर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, सुबह कोई क्लास है किसी की? कितने बजे? 9 से। और फ्राइडे को भी है? फ्राइडे को भी है? फ्राइडे को तो नहीं हूँ मैं। फ्राइडे को है? रोज होती है? कब नहीं? आज क्या है? आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे। कल सर पॉसिबल नहीं, क्यों? मॉक टेस्ट है और 1:30 से। ठीक है, 1:30 से पहले आपको क्लियर। तो थर्सडे को रात को क्लास लेते हैं। थर्सडे को, हाँ कोई नहीं, वहाँ ख़त्म होने के बाद थर्सडे को 10 बजे के आसपास मैं आपको थर्सडे को शाम को बता दूंगा। शाम को तो मिलेंगे हम 6 से 7, मैं आपको 5 से 6 मैं आपको फाइनल बता दूंगा कि थर्सडे को हम रात को कितने बजे क्लास ले रहे हैं। लगभग वो क्लास 10:30 तक रहेगी, थोड़ा लेट चलेगी। छुट्टियाँ चल रही हैं तो 12:30 तक भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना? ठीक है, जाओ। ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन ही होगी।